हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्लास 11th का। आज हम इसमें बात करने वाले हैं पूरी इंट्रोडक्शन और उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी एंड तक देखना और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है पूरा कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट सीख लेते हो कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअल मतलब क्या है और ये चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। देखो, नॉर्मली हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक सेलर होता है। उसमें सेलर होता है जो कि माल बेचता है बायर को। जनरली जो हमारी ट्रेडिंग होती है वो उधार में होती है। हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर, जो सप्लायर से जिससे हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, वो उधार में ज्यादा होती है। तो जब उधार में होती है, जब ये सेलर माल बेचता है तो वापस में उसको कुछ नहीं मिलता। उसको उधार में माल बेचता है, पैसा भी नहीं मिलता, क्रेडिट में मिलता है। सपोज करो ये ए है, ये बी है। तो ऐसे केस में सेलर जो है उसको एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है उसके पास। क्योंकि अगर आप उधार माल बेच रहे हो, आप सामने वाले पे विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैसा देगा नहीं देगा। वो वादा तो कर रहा है कि 3 महीने के बाद वो पैसा दे दूंगा, पर सपोज करो कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। तो सेलर के पास कोई प्रूफ नहीं है, ना ही वो कोर्ट में जा सकता है, ना ही वो कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो एविडेंस नहीं है तो क्या करेगा सेलर। इसीलिए यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये काम आ जाता है यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब भी कोई ट्रांजेक्शन उधार में होती है तो वहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा बिल है जिसके अंदर हम सब कुछ लिखेंगे। इंफॉर्मेशन सेलर बनाता है, ये सेलर के पास, क्योंकि सेलर को डाउट होता है, सेलर को पैसा चाहिए, तो जिसको पैसा चाहिए वो इस बिल को लिखेगा। ये बिल ऐसा होता है कि इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नेम ऑफ बायर, आपका कितने अमाउंट की, आपका कितना अमाउंट का है, कितना अमाउंट आपको लेनी है, सब कुछ लिखा होता है। और ये बिल बनाएगा। जब ये बिल बनाएगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि बिल बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक ये बायर साइन नहीं कर देगा तब तक ये बिल की वैल्यू कुछ नहीं है। क्योंकि सपोज करो कि आपके पास बिल आ गया, आप जितना मर्जी लिखते रहो, आप झूठी फिगर लिख दोगे। झूठी फिगर क्या आपको कोर्ट में मान लेंगे आपका केस? ये कोर्ट में क्या मान लेंगे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बिल्कुल सही है? नहीं मान सकते वो। जब तक साइन नहीं होने का, अगर साइन हो गया, जब तक इसने एक्सेप्ट नहीं कर लिया बायर ने, अगर साइन हो गया तो इसका मतलब ये बिल की वैल्यू बन चुकी है। अब ये बिल बिल्कुल लीगल एक एविडेंस बन गया सेलर के लिए। अगर वो बायर पैसा नहीं देगा तो ये बिल दिखा के उस पर केस कर सकता है। तो यही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक ऐसा बिल जब हम उधारी ट्रांजेक्शन करते हैं, जब ट्रांजेक्शन हम कोई भी करते हैं उधार में, तो वहां पर जब ये बिल ड्रॉ करा जाता है सेलर के द्वारा, उसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जो ड्रॉ करता है बिल उसे बोलते हैं ड्रोअर, और जो जिसके लिए ड्रॉ करा जाता है उसके बोलते हैं ड्रॉई। ये बिल कौन ड्रॉ करता है? ड्रोअर, यानी कि सेलर। किसके लिए ड्रॉ करा जाता है? बिल्कुल सही, ड्रॉई के लिए। अब समझने वाले हम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दोनों के लिए, किसी के लिए एसेट होता है कि तो किसी के लिए लायबिलिटी होती है। अब हम वो समझने वाले हैं कि कैसे दोनों के लिए अलग मतलब होते हैं। जो सेलर होता है उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग मतलब होता है, और जो बायर है उसके लिए अलग। होता क्या है, ये जो सेलर होता है ना, सेलर, ये जब बिल लिखेगा तो पहले बी को देगा। जब ये बिल लिखेगा तो पहले ये, जैसे सपोज करो ए है, वो पहले बी को बिल देगा, उसको कहेगा कि आप साइन करो इस बिल को। अगर वो साइन करेगा तो ये बिल वापस ले लेगा ये, और अपने पास रखेगा। सपोज करो कि उसको ही दे दिया तो फिर तो उसके पास सबूत क्या बचा एक तरह से। अगर आपने बिल साइन करवा के उसको ही दे दिया तो फिर एक के सबूत क्या बचा? वो कहाँ जाएगा फिर केस करने के लिए? ठीक है ना। तो क्या करा जाता है कि एक कॉपी उसके पास रखी जाती है, मेन कॉपी अपने पास रख लेगा बिल की वो सेलर, लेकिन एक कॉपी फोटो कॉपी रख सकता है बी अपने पास, लेकिन जो मेन कॉपी है वो ए के पास रहेगी।
तो वो बिल वापस ले लेगा, अपना संभाल के रखेगा। तो इसीलिए जो बिल संभाल के रखेगा उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल है कि आपको बिल का पैसा इसको मिलना है, और ये उसके लिए एसेट बन जाता है। और ये बायर के लिए ये बिल का पैसा उसको देना है, तो इसको इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। कि पैसा देना है इसको, तो बिल्स पेबल ये बन जाता है उसके लिए लायबिलिटी। ठीक है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज दो पार्टी के लिए अलग अलग है। एक के लिए है बिल्स रिसीवेबल यानी कि उसको पैसा मिलना है, और एक के लिए है लायबिलिटी बिल्स पेबल। और ये एक्चुअल में डेटर का ही पार्ट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो डेटर्स में से बना है। जब आप माल उधार में बेचते हो तो क्या बन गया आप, बायर बन गया, इसके लिए डेटर। सेलर के लिए क्या बन गया, बायर क्रेडिटर। तो ये डेटर और क्रेडिटर के अंदर छोटा सा पार्ट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, आप आगे जाके जो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बैलेंस शीट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है काफी ज्यादा। अब हम समझने वाले हैं इसकी बेसिक जनरल एंट्रीज। बेसिक जनरल एंट्री क्या होती है इसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? सबसे पहले आपको पता ही है, जब भी पहला ट्रांजेक्शन होती है, जब आपने आपकी माल उधार में आपने बेचा, जब आपने माल उधार में बेचा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो, इसकी एंट्री दो पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। एक होता है ड्रोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो सेलर है, और एक होता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो ड्रोई है। दोनों के लिए अलग अलग एंट्री होती है ना। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्या करने वाले हैं, दोनों के बुक्स में एंट्री पढ़ने वाले हैं। दोनों बुक्स में जब एंट्री करेंगे, दोनों की करने वाले हैं, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बायर के। तो सेलर के पॉइंट से पहले अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, उधार में आपने माल बेचा, तो क्या होगा? सपोज करते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो आपने माल उधार में बेचा, तो सेलर के लिए इसको बेचा बी को उधार में, तो क्या बन गया, बी। ठीक है, बी इज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी को पैसा डेबिट हो गया, क्योंकि वो रिसीवर है, उससे पैसा लेना है मैंने, एक डेटर बन गया ना। और बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वही बायर के लिए क्या बन जाएगा ये एंट्री, ये बायर के लिए एंट्री बन जाएगी, क्योंकि आपने उसको इसने परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे करा है, क्रेडिट द गिवर, इससे पैसा लेना है ना, इसको पैसा देना है, तो ए इज अकाउंट डेबिट, ए इज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ए से पैसा लेना है, तो इसलिए क्रेडिट हो गया। अब जब वो बिल उससे साइन करवा के, जैसे मेरे को बताया था कि ये क्या करेगा, बिल इसको साइन करवा के खुद ले लेगा। जब इसकी वैल्यू बन जाएगी बिल की, देखो वैसे इन्हें लिखा, उसके लिखने की एंट्री कोई नहीं होती। अगर इसने बिल लिखा है ना, तो उसके लिखने की एंट्री कोई नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं कोई भी। जब ये साइन करवा लेगा तब इसकी वैल्यू होगी। तो साइन करवा के जब अपने पास लाएगा तो उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री पता क्या होगी, उसकी एंट्री होगी जब बी आर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके लिए क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे लेना ये बिल, कहां से आया बिल, ये इसके पास बिल इसके पास आया है ना, तो बिल कहां से आया इसके पास, बी से आया, तो बी इज अकाउंट। ठीक है, बिल्स कहां से आया, बी से आया, तो इसलिए बी से आया, एंट्री कर दी हमने। अच्छा, बायर के लिए क्या हुआ, बायर ने बिल दिया है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट। इससे क्रेडिट हो जाएगा, किसको दिया है, ए को दिया है, तो डेबिट द रिसीवर, तो ए इज अकाउंट डेबिट। समझ आ रही है बात? इसने बिल काट के दिए है ना, मतलब इसने ए ने इसके पास गया बी के पास, बी ने साइन करके दिए, इसके बाद आगे बिल रिसीवेबल, और इस पे क्या, इसने बिल पेबल दे दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट इससे क्रेडिट हो गया। या फिर अब ये समझ लो कि इसके पास कॉपी आ गई छोटी सी एक बिल पेबल की, इसलिए बी के पास। अब अब ये पैसा जब मिलेगा बिल का, तब क्या एंट्री होगी, जब ये बिल, अब तो हमने एंट्री कर दी है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। ठीक है, अब इस जब एंट्री होगी हमारी, क्योंकि अब ये एंट्री हो चुकी है, अब ये एंट्री इसका मतलब हो गया कि अब ये जो इसका जो डेटर का बैलेंस था ना, जैसे कि ए के लिए डेटर है ना अभी, और इसके लिए क्रेडिटर है। अब इन्हें हमने सारा बैलेंस में बिल्स पेबल में डाल दिया। ए ने बी ने क्या करा, सारा बैलेंस इसका बिल्स पेबल में डाल दिया, और ए ने क्या करा, इसका सारा बैलेंस बी का बिल्स पेबल में, बिल्स रिसीवेबल डाल दिया। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, ए को पैसा मिलेगा, तो ए को पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा मिलता है तो डेबिट। और कहां से मिलेगा, आप इस पर बी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि हमने सारा पैसा इसका बिल्स रिसीवेबल में डाल दिया एक तरह का, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल में हमने पैसे लेना था, बिल्स रिसीवेबल आपने आपने क्या करा था, बिल्स रिसीवेबल बनाया था। पहले अगर बिल नहीं बनाते तो आप सीधा मैं बिल लिखता, क्योंकि हमने बिल बना लेता, तो बिल से पैसा मिला एक तरह का, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर इसने अगर पैसा दिया है तो क्या होगा, बिल पेबल अकाउंट। इसका बिल पेबल अकाउंट हमने जो क्रिएट करा था वो कैंसिल कर देगा अकाउंट, और किसको दिया पैसा, ए को दिया, तो ए इज अकाउंट।
सो बात समझ में आई कैसे करना था पूरा की पूरी एंट्री? ये थी पूरी जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कैसे करना था? अच्छा, ये जो पैसा देता है ना, यहां पर एक कंडीशन है। सपोज करो ये बिल 3 महीने का था, 3 महीने के पास, 3 महीने के बाद इसको पैसा देना था। अब बी को ना यहाँ पर 3 महीने के बाद ना एक ग्रेस पीरियड दे देता है, ग्रेस पीरियड, यानी कि एक्स्ट्रा। कभी कभी आपको देखो ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाते होंगे, तो यहाँ पर भी आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। पहले से बिल, जितने बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका एक ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट है, उसमें ग्रेस पीरियड आपका रूल बना हुआ है कि आपको ग्रेस पीरियड देना ही देना है, कि जो भी पैसा देने वाला है उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, 3 दिन का। यानी कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बी को 3 दिन का। सपोज करो कि आपका बिल था 1 अप्रैल, सपोज सपोज आपका आपका बिल था 1 अप्रैल का, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से आपका स्टार्ट हो रहा था बिल की डेट। सपोज करो कि आपकी जो बिल की डेट थी वो 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट हो रही थी, तो आपका जो बिल की जो ड्यू डेट होगी ना, यानी कि जो बिल का पैसा मिलेगा वो आपके 3 महीने के बाद, यानी कि आपका अप्रैल के बाद 3 महीने क्या आता है, जुलाई। तो जुलाई की 4 जुलाई को आपको पैसा, यानी कि आपको देखो 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे, 4 जुलाई को आपकी ड्यू डेट होगी इस बिल को पैसे देने की। तो ऐसा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्री होती है। ये था बिल्कुल बेसिक। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप वो चाहते हो इसकी वीडियोस तो आप जरूर कमेंट करना, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप उन लोगों को शेयर कर दोगे तो काफी अच्छा लगेगा जिनको ऐसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, चीजों को ढंग से क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जो बताना कैसी लगी, और कमेंट में आप ये भी बताना कि आप ऐसे टॉपिक की, अगर आप इसकी रिलेटेड और वीडियो चाहते हो तो मैं आपकी जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।